ओके, सो सो बेल रेटिनोस्कोपी की इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? आपने दो फिगर को रखना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के बाद देखिए कि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी इसी डिस्टेंस पे लेट 30 सेंटीमीटर पे आउटवर्ड से जो जब आप मूव कर रहे थे इनवर्ड जा रहे आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहे थे, तो इसी डिस्टेंस पे रिफ्लेक्स जो था वो वेज से अगेंस्ट में कन्वर्ट हो गया। और फिर जब डिनोमिनेटर आपको ये बता रहे हैं कि जब पेशेंट से अवे आप जा रहे थे तो 40 सेंटीमीटर पे वो क्या हो गया, अगेंस्ट से वेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो मैंने आपको पहले बताया कि अगर विद इन दिस रेंज है, दिस रेंज, दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। अगर नहीं है then you should place some positive lenses and repeat the procedure until you attain the normal range. So this is something about the Bell retinoscopy. साथ साथ में क्या करेंगे, eye movement control be assessed by judging the extent to which the ball can be fixed. आई मूवमेंट आप कैसे इस कंडीशन में जज करेंगे? आप देखेंगे कि क्या वो पेशेंट जो है वो बाल को फिक्सेट कर रहे कि नहीं करा। ठीक है, तो उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे दे कि बाल की तरफ देखे। और अगर आप उसको इंटरेस्ट दे तो आप क्या कहते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। इस वक्त आप पेशेंट को ये भी कहते हैं कि बाल की तरफ देखे भी प्रोसीजर की तरफ, उसको आहिस्ता आहिस्ता टच भी करे। तो जब आप उसको टचिंग के लिए बोले ना, तो वो क्या करेगा, वो अपनी फिक्सेशन इस डेस्टिनी पे रखेगा। क्योंकि उसने फिक्सेशन उधर उधर कर दिया तो फिर तो हमें कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिलता। तो आपने कि इस बाल की तरफ देखे और इसको टच भी करे आराम आराम से। जब देख भी रहे और टच भी करे, इसका मतलब है कि आई जो है वो बाल को सही तरीके से फिक्सेट कर रहे हैं। ठीक हो गया फिर? ठीक है, और इसी तरह से जो नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन है कैन बी डिटरमाइंड बाय द नॉर्मल मीन। तो इसी तरह से आप नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन जो है वो भी आसानी से मालूम कर सकते हैं और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी सारी चीजें कर सकते हैं। लिमिटेशन इसमें यह है कि पेशेंट कन्वर्ज स्कोपिंग ऑफ एक्सिस, लेकिन मसला यह है कि जब भी आप टारगेट को नियर कर रहे हैं ना, तो नियर करने के साथ साथ उसकी कन्वर्जन भी ज्यादा हो रही है। तो कन्वर्जन की वजह से जो आप रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो आप एक्सिस पे चले जाते हैं, बिकॉज वहां पे आप कर रहे 50 सेंटीमीटर पे तो ठीक है, जितना आप जब आप करीब करते हैं तो आई कन्वर्ज हो रही है। जब कन्वर्ज उसका कोई और मेकुला जो है वो थोड़ी सी इनवर्ट चली जाती है, जो कि बाद में आपको रिफ्लेक्स जो है वो थोड़ा सा इंफ्यूजिंग मिलता है। सो यहाँ तक बेल रेटिनोस्कोपी और एमईएम रेटिनोस्कोपी। इसके बाद है नॉट रेटिनोस्कोपी। ये इसने डेवलप किया था 1920 में। मेन पर्पस बेसिकली ये भी एमईएम की तरह क्या है, उसकी तरह मेन पर्पस और बिल्कुल इस तरह आइडेंटिकल है। उसमें मसला थोड़ा सा क्या है, कॉग्निटिव डिमांड इज मॉडरेट। उसमें माइल्ड था, दिस इज समथिंग कॉग्निटिव डिमांड जो है, लर्निंग डिमांड उसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। इसमें देखिए दो तीन मेन फर्क है। उस क्या है, उसमें भी आपने टारगेट रखा था और लेकिन वो टारगेट रेटिनोस्कोप के साथ था। बात समझ आ रही? इसमें यूजुअली क्या होता है कि आपने रिड्यूस ब्लॉक चार्ट होते हैं, रिड्यूस जो आजकल अभी जो आरएफ रूलर आए हुए आपके लैब में भी आए हुए हैं, तो उसमें भी वो छोटे रिड्यूस सर फिर से आपकी आवाज चली गई जी। सर आपकी आवाज फिर से चली गई। बस थोड़ा सा दरमियान में डिस्कनेक्ट होता। आप सही आवाज आ रही है? जी। अच्छा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो रिड्यूस चार्ट जो है या रिड्यूस ब्लॉक जो है जो 6 लीटर का वो यूज कर सकते हैं और यूजुअली प्लेस इट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेशेंट आई। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, मजीद प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, पेशेंट वेयरिंग इज बेस्ट करेक्शन एज इंस्ट्रक्टेड टू व्यू डिटेल इन हाई कंट्रास्ट टारगेट बेस्ड रिटन। ठीक हो गया? पेशेंट की जो बेस्ट करेक्टिव विजन है वो पहले से ही है, उसको आप इंस्ट्रक्ट करें कि ये टारगेट जो है उसकी तरफ आप सही तरीके से देखें। और रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स एग्जामिन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टारगेट एंड रेटिनोस्कोप इज मूव क्लोजर और फर्दर फ्रॉम द टारगेट अंटिल यू रीच। इसमें एक चीज आप याद रखिए, टारगेट यहाँ पे है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि इस टारगेट की तरफ देखें। ठीक, यूजुअली स्टार्ट में आपका रेटिनोस्कोप और ये जो प्लेन है ये इक्वल होना चाहिए। जो टारगेट है 40 सेंटीमीटर पे, रेटिनोस्कोप भी 40 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। फिर क्या करना, इसमें आप न्यूट्रलिटी पॉइंट कैसे जज करेंगे? आप जो है अपने रेटिनोस्कोप को अगर आपको अगेंस्ट मिल रहे हैं तो आपको अपने रेटिनोस्कोप का लोकेशन चेंज करना है। बिकॉज अगेंस्ट से मतलब ये है
कि देयर इज सम लीड ऑफ एकोमोडेशन, नियर पॉइंट जो है यस या कंजुगेट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ द टारगेट है, तो आपने अपने रिटर्न स्कोप को इन फ्रंट ऑफ द टारगेट लेना है और उसी जगह पे जब वहां पे न्यूट्रल हो गया, या अगर विद मिल रहे हैं इट मीन के कंजुगेट पॉइंट जो है वो बिहाइंड है, आपने रिटर्न स्कोप को थोड़ा सा बिहाइंड ले जाना और उसी पॉइंट पे जहां पे देखिए अगर उसी ऑब्जेक्ट और रिटर्न स्कोप का प्लेन एक है और न्यूट्रल है तो मतलब स्टिमुलस एंड एक्कोमोडेटिव रिस्पांस इज इक्वल नॉर्मल, इन फ्रंट मिल रहा है देयर इज एक्कोमोडेशन लीड, आपने अपने रिटर्न स्कोप को थोड़ा सा आगे ले जाना है और जिस डिस्टेंस पे आपके रिटर्न स्कोप का रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो गया वो इतना आपको बता रहे कि इतना लीड है। बात समझ आ रही है? 40 सेंटीमीटर पे, तो 40 सेंटीमीटर पे आपको 2.5 डायप्टर चाहिए, ठीक है, और लेट सपोज आपका रिटर्न स्कोप 33 सेंटीमीटर पे रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो गया, तो वहां पे 33 के लिए 3 डायप्टर चाहिए, तो अब वो 3 डायप्टर और 2.5 में जो डिफरेंस है दिस इज योर लीड ऑफ एकोमोडेशन। एंड द सेकंड थिंग 40 सेंटीमीटर के लिए 3.5 डायप्टर चाहिए लेकिन आपका रिफ्लेक्स जो है वो लेट सपोज 67 पे न्यूट्रल हो गया, आपने काफी बैक शिफ्ट किया तो वहां पे न्यूट्रल हो गया, तो 67 पे यूजुअली कितने तो 1.5 1.5, तो फिर 1.5 और 2.5 के बीच में जो डिफरेंस है दिस इज लेग ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ आ गया? तो यस सर। यहाँ पे आप आसानी से कर सकते देखिए कि अगर इस एग्जांपल में क्या है टारगेट और स्पेक्टिकल जो है वो कितना है 40 सेंटीमीटर पे है, स्पेक्टिकल प्लेन से टारगेट हमने 40 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, रिटर्न स्कोप जो है डिस्टेंस फ्रॉम द रिटर्न स्कोप स्पेक्टिकल, इसी वक्त आपका रिफ्लेक्स जो न्यूट्रल हुआ है ना वो 50 सेंटीमीटर पे हुआ है, किस पे न्यूट्रल हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, लेकिन टारगेट कहाँ पे है शाबाश 40 पे है, तो देखिए टारगेट यहाँ पे है, आपने रिटर्न थोड़ा सा बैक कर दिया 50 सेंटीमीटर पे, देखिए व्हेनेवर आपका रिटर्न स्कोप रिफ्लेक्स जो है वो न्यूट्रल हो गया टारगेट के बिहाइंड दिस इज लेग ऑफ एकोमोडेशन, और जिस वक्त में आपका टारगेट इधर है लेकिन आपने रिटर्न स्कोप को करीब लेकर तब आपका रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो गया, दिस इज योर लीड ऑफ एकोमोडेशन। फिर आप लेग और लीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। सो ये तो हमें पता है कि 40 सेंटीमीटर के लिए आपको कितना डायप्टर चाहिए 2.5 डायप्टर चाहिए, क्लियर, लेकिन रिटर्न स्कोप का रिफ्लेक्स किस डिस्टेंस पे न्यूट्रल हुआ है 50 सेंटीमीटर पे, तो 50 सेंटीमीटर पे कितना चाहिए 2, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है 0.5 डायप्टर, इट मीन कि इस पेशेंट में 0.5 डायप्टर तक लेगा एकोमोडेशन, दिस इज सो सिंपल। सो नॉट रेटिनोस्कोपी में बेसिकली हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर में कि ये भी एमईएम की तरह है लेकिन वहां पे हम लेंसेज लगा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे सर आपकी आवाज फिर से चली गई। ये एमईएम रेटिनोस्कोपी में हम क्या लगाते हैं, इसमें हम लेंसेज को लगाकर इसकी नियर पॉइंट सॉरी लेग और लीड ऑफ एकोमोडेशन हम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस प्रोसीजर में हम जो है अपने रेटिना स्कोप की वर्किंग डिस्टेंस को चेंज करके लीड और लेग ऑफ एकोमोडेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, चली गई थी बीच में, अभी भी नहीं। खैर कंप्रोमाइज करें, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। अच्छा आवाज नहीं आ रही? मेमूना अनम आवाज आ रही है? अच्छा मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा, चलो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। अब आ रही है? शायद नहीं है। अब आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। सर वो पॉइंट समझ आ गई, आप कंपैरिजन कर रहे थे, मुझे समझ आ गई। हाँ सर आप लीड और लैग का कंपैरिजन बता रहे थे, वो बताएगा वो क्लियर हो गया ना? यस सर क्लियर है। सर क्लियर। सर कंपैरिजन नहीं, मुझे नहीं आवाज आई कंपैरिजन की लीड और लैग में। नहीं वो नॉट और एमईएम का हाँ कंपैरिजन लीड और लैग का नहीं कर रहे। अरीबा आपको किस चीज का समझ नहीं है, लीड और लेग के एकोमोडेशन का? सर वो आप एक पॉइंट बताना शुरू हुए थे कि लीड और लैग को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, फिर उसकी आपने ये बात बोली और आपकी आवाज फिर गायब हो गई एकदम। अच्छा वो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके पास ये चीजें, एक मिनट, ये वाला आपके पास टारगेट भी 40 सेंटीमीटर पे है और रेटिनस को भी 40 सेंटीमीटर पे रिफ्लेक्स उसका न्यूट्रल हो गया है,
तो इट मीन कि एग्जैक्ट स्टिमुलस और एकोमोडेटिव डिमांड जो है वो इक्वल है, बस नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास टारगेट 40 सेंटीमीटर पे है बट आपके पास रिफ्लेक्स जो है वो बिहाइंड द टारगेट न्यूट्रल हो गया, लेट्स सपोज 50 सेंटीमीटर पे, तो मैंने आपको ये बोला कि जब भी रिफ्लेक्स टारगेट के बिहाइंड किसी भी डिस्टेंस पे न्यूट्रल होता है तो उसको हम लेग ऑफ एकोमोडेशन में डालेंगे। अगर एक पॉइंट पे आपका रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स वो इन फ्रंट ऑफ द टारगेट किसी भी डिस्टेंस पे न्यूट्रल हो गया तो उसको आप लीड ऑफ एकोमोडेशन में डालेंगे। और फिर लीड और लेग का तो इस हिस्से में आपको पता चलेगा कि अगर आप टारगेट से आगे चले गए रिफ्लेक्स न्यूट्रल तो लीड, बिहाइंड चले गए तो जैसे लेग ऑफ एकोमोडेशन। फिर उसको अगर आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे तो वो सिंपल से टारगेट जिस डिस्टेंस पे है 40 सेंटीमीटर पे, तो उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे कितना डेप्थ ऑफ एकोमोडेशन है, तो 2.5, ठीक। अब फिर वो डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस जिस पे रिफ्लेक्स न्यूट्रल है, तो रिफ्लेक्स सपोज 50 सेंटीमीटर पे है, तो 50 सेंटीमीटर के लिए कितना डेप्थ ऑफ एकोमोडेशन चाहिए, 2 डायप्टर। तो आप जस्ट 2 और 2.5 के बीच में जो डिफरेंस है प्लस 0.25, ये प्लस 0.25 हम कहेंगे कि लेग ऑफ एकोमोडेशन। ये लेग ऑफ एकोमोडेशन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये टारगेट के बिहाइंड था। अगर लेट सपोज मैं ये कहूंगा कि ये 40 सेंटीमीटर पे है लेकिन आपका रिफ्लेक्स न्यूट्रल हुआ है 33 सेंटीमीटर पे, तो 33 सेंटीमीटर पे आपको 3 डायप्टर चाहिए और यूजुअली टारगेट है वो 2.5 पे है, तो फिर आपके पास माइनस 0.5 मीन लीड ऑफ एकोमोडेशन, इतना ज्यादा एकोमोडेशन कर रही है। नाउ पॉइंट क्लियर अरीबा? यस सर, क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर मेरा है। सर जो नॉट रेटिनोस्कोपी है इसमें हमने बेस्ट करेक्टेड स्पेक्टिकल्स पेशेंट लगाया हुआ है और जो बेल है उसने नहीं लगाया, तो ये इसके स्पेक्टिकल्स हमारे रीडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, स्पेक्टिकल तो देखिए वो तो डिपेंड करता है कि आपके, मैं तो पहले भी बता रहा हूँ कि इसका एरर जो है डिस्टेंस विजन आपने करेक्ट करना है, इसके बाद आपने डायनामिक करना है, दोनों में करना है, दोनों में आपने। फिर सर जो बेल, अच्छा सर जो बेल है उसमें भी उसने करेक्टेड स्पेक्टिकल्स लगाएंगे? कोर्स दोनों में लगाएंगे। डिस्टेंस विजन करेक्शन शुड बी इन ऑल केसेस, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? सर जो भी डायनामिक रेटिनो कर रहे हैं आप, सर कोई भी डायनामिक रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं डिस्टेंस करेक्शन लगाएगा पेशेंट? यस, वो तो जरूरी है ना, ठीक है। अच्छा, वो अलग चीज है कि आप कुछ चीजें जो है जैसे कि महिंद्रा रेटिनोस्कोपी है उसमें हम पेशेंट की टोटल एरर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन यूजुअली जब आप एकोमोडेशन के पर्पस के लिए कर रहे हैं, एकोमोडेटिव लीड और लेग के लिए, तो आपने डिस्टेंस सारी चीजें क्लियर की, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि एकोमोडेशन डिमांड जो है वो एरर और टारगेट पे डिपेंड करता है। जब उसका एरर है तो फिर तो आपको सही फाइंडिंग नहीं देगा ना, एरर आप करेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आप पेवर जो है स्टिमुलस और रिस्पांस का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक हो गया? अच्छा अरीबा, फिर हम नॉट और एमईएम रेटिनोस्कोपी के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे, तो वहां पे एमईएम में हम क्या लगाते हैं, लेंसेज लगाते हैं कि रिफ्लेक्स को न्यूट्रल करते हैं, लेकिन नॉट में आप देखेंगे कि इसमें हम कोई लेंसेज नहीं लगा रहे, इसमें हम अपनी वर्किंग डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करके रिफ्लेक्स को न्यूट्रल कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस। ओके, फिर जो है वो है बुक रेटिनोस्कोपी। इसमें देखिए कॉग्निटिव डिमांड इज वेरी हाई, लर्निंग डिमांड जो है इसमें वेरी, बिकॉज इसमें पेशेंट जो है वो काफी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने काफी ज्यादा चीज जो है वो खुद सर्च करनी पड़ते हैं, ठीक है। इसको आल्सरी जेटमैन रेटिनोस्कोपी कहते हैं, और ये कहाँ पे डेवलप हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ येल यूनिवर्सिटी में डेवलप हो गया था। इसमें बेसिकली क्या करता है, डेवलप टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द विजुअल प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल इन्फेंट। क्या आप एक नॉन वर्बल इन्फेंट के क्या करेंगे, उसकी जो वर्बल प्रोसेसिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैसे हासिल करेंगे। तो उसने कुछ चीजें जो है वो डिस्क्राइब किया है, कोई रिस्पॉन्सेज उसको मिल गया इस टेक्निक से। वो रिस्पॉन्सिंग क्या है, देखिए कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ रीडिंग है, कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, और उसमें उसने रिफ्लेक्स देखा गया है। देखिए जब वो फ्री रीडिंग लेवल कर रहे थे, उसको डिजायरेबल रिफ्लेक्स जो है वो स्पेशली ऑलमोस्ट विद और न्यूट्रल के बीच में चलेगा। इंस्ट्रक्शन लेवल मीन जब मोर डिमांड, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे किसी चीज को पढ़ ले, इसको लाउडली बोले, जो भी चीज आप देंगे,
तो मोर डिमांड इन फ्री रीडिंग, इसमें आपने डिमांड ज्यादा होगी तो उसमें क्या आगे रिफ्लेक्स इज वेरिंग फास्ट अगेंस्ट। इसका मतलब है कि जब भी इंस्ट्रक्शन लेवल का रीडिंग कर रहे हैं, एकोमोडेशन थोड़ा सा ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो दैट वाई रिफ्लेक्स जो है वो थोड़ा सा अगेंस्ट मोमेंट का मिल रहे हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है कि आप सब्जेक्ट जो है वो तो उस पेज पे उसका फोकस है, लेकिन उसका वहां पे इंटरप्रिटेशन जो है या प्रॉपर मीनिंग वगैरह जो है उनको समझ नहीं आ रहा, बस वो बोरिंग सा चीज मटेरियल जो है वो रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें तो फोकस है रेटिना पे, बट ही इज नॉट इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, सो स्लो अगेंस्ट मोमेंट आपको मिलेगा, स्लो अगेंस्ट मोमेंट मिलेगा। फिर क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्स कलर इज ब्राइट एंड वाइट व्हेन द वर्ड आर अंडरस्टैंड, जब उसको वर्ड चीजों का समझ आ रहे तो उसका रिफ्लेक्स कलर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्स कलर इज मोर पिंक, देखिए पिंक होगा या डिम होगा जब पेशेंट जो है वो स्ट्रगल करेगा या वर्ड जो है वो थोड़ा सा उस पर ज्यादा कोशिश लगाने की कोशिश करेगा। और फिर क्या है रिफ्लेक्स कलर डल एंड ब्राइट कलर होगा जब पेशेंट जो है उसको आप बोले के वर्ड और रीडिंग और पैसेजेस पे आपने कंप्रिहेंशन देना है, उस पर थोड़ा सा मजीद जो है आपने फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा हाई करना है, तो उसमें रिफ्लेक्स ऐसा मिल रहे हैं। अब इस बुक रिटिनोस्कोपी में सिंपल से क्या है, इसमें सिंपल से ये चीज बताई गई है कि आपकी मेंटल लेवल अगर चेंज हो रहा है उसके साथ आपकी रिफ्लेक्स भी चेंज हो रही है, ठीक है। आपकी जो है अगर ये अंडरस्टैंडेबल है, यू कैन गेट द मीनिंग, तो एक किस्म का रिफ्लेक्स है, ठीक है। इस पे आप काफी रिसर्च होना चाहिए कि ये चेंज ऑफ कलर क्यों मिल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये चीज लिखा है कि ये जो रिफ्लेक्सेस जो चेंज हो रहा है बुक रिटिनोस्कोपी में, ये ड्यू टू एकोमोडेशन नहीं है। वो कहते हैं कि जब बच्चा जो है वो रीडिंग करे तो आई टारगेट जो है उसका फोविया जो है वो जाहिर बात है स्कैनिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं ना आपकी को, तो उसी स्कैनिंग और ट्रैकिंग मोमेंट ऑफ द आई जो है उसकी वजह से आपके रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स में चेंज आ रही है। एक टाइम आप फोवियल रिफ्लेक्स को पिक करते हैं, दूसरे में आप एक्स्ट्रा फोवियल रिफ्लेक्स को पिक करते हैं, तो उसी बेस में ये दिया गया है। बट यूजुअली इसमें हम ऐसे क्वांटिफाई लेग और लीड एकोमोडेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे मैंने यहाँ पे डाले कि आप लोग थोड़ा सा साथ शेयर करो। फिर आप मजीद खुद भी सर्च करें, डिफरेंट आर्टिकल वगैरह इस पर देख ले, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, फिर है क्रॉस रेटिनोस्कोपी। ये देखिए ये भी स्टार्ट विद स्टैटिक रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग। स्टैटिक रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग ऑलरेडी पेशेंट के एरर जो है वो उसके पास है, उसने लगाए हुए डिस्टेंस करेक्शन। पेशेंट जो है वो कितने टारगेट को देख रहे हैं, वंस अगेन 40 सेंटीमीटर को देख रहे हैं। एग्जामिनर परफॉर्म रेटिनोस्कोपी एडिंग प्लस लेंस अंडर न्यूट्रलिटी। अब देखें इसमें पेशेंट का एग्जामिनर क्या करता है, उसकी स्टैटिक रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग ऑलरेडी है और पेशेंट को टारगेट दिया है 40 सेंटीमीटर पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो प्लस लेंसेज इंक्रीज कर रहे और तब तक वो प्लस लेंसेज रखेगा जब तक उनको न्यूट्रलिटी पॉइंट हासिल ना हो। कीप वन थिंग इन माइंड, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप यूज करेंगे। अगर उसका डिस्टेंस करेक्शन है तो रिफ्लेक्स जो है वो 40 सेंटीमीटर पे न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जरा देखिए अगर उसका स्टिल विद या अगेंस्ट जा रहे मोमेंट तो लीड लेग ऑफ एकोमोडेशन अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि अगर डिस्टेंस करेक्शन है तो ये रिफ्लेक्स जो है वो 2.5 के साथ न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि 2.5 के साथ वो बिल्कुल हम एकोमोडेशन क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल एकोमोडेशन रिलैक्स करेंगे और जितना भी फोकस है डिस्टेंस का वो इधर ही 40 सेंटीमीटर पे आएंगे। बट यूजुअली 40 सेंटीमीटर पे अगर रीडिंग कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट टारगेट देख रहे हैं और आप भी रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो यूजुअली होना चाहिए कि वहां पे न्यूट्रल हो। लेकिन अगर वहां पे कोई लेग वगैरह है तो आपने क्या लगाना है, प्लस लेंसेज लगाना है और जब तक आपके पास न्यूट्रलिटी ना हो। और कहते हैं कि जैसे सम अल्टरनेटिव टू साइक्लोफेज इन्फेक्शन, साइक्लोफेज इन्फेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, उसमें भी एकोमोडेशन रिलैक्स करते हैं, उसमें भी आपने एकोमोडेशन रिलैक्स कर दिया। लेकिन इसमें क्या है जरा देखिए, एडिंग प्लस लेंस पावर टू ऑब्टेन अ रिवर्सल, दिस इज द मेन थिंग। आपने प्लस लेंसेज लगाना है, वन के साथ विद जा रहे अगेन, लेकिन आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, उसके बाद भी आप थोड़ा सा मजीद पावर इंक्रीज करेंगे। जब आपके पास रिवर्सल पॉइंट आ गया उससे पहले वाला जो नंबर है वो आपके पास, देखिए इसमें आप रिवर्सल पॉइंट तक जाएंगे, इसमें आप इंक्रीज द प्लस पावर। इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर इस पॉइंट को, क्योंकि दूसरी टाइप ऑफ रेटिनोस्कोपी में हम देखेंगे वो थोड़ा सा इसका रिवर्स में जाएगा।
इससे हम ग्रेजुअल नंबर इंक्रीज करेंगे और रिवर्सल तक जाएंगे। रिवर्सल भी आपने विद मोमेंट को अगेंस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर जो है इस तरह से थोड़ा नंबर कम करके अपने फाइनल प्रिस्क्रिप्शन पे आना है। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीजें स्टिग्मेटिज्म, प्रिस्बायोपी और सबनॉर्मल एक्कोमोडेशन इन यंग पेशेंट हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब इस मेथड में देखिए नॉट का सर इसमें हम स्टार्ट 2.5 डायप्टर मतलब 40 सेंटीमीटर से कर। यस, टारगेट जो है 40 सेंटीमीटर पे है, क्रॉस सर सेक्शन। आवाज आ रही है? सर 2.5 से ही हम स्टार्ट करेंगे, विदाउट एनी देन हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। डिस्टेंट रेटिनोस्कोपी सिर्फ स्टैटिक रेटिनोस्कोपी उसके पास है, बाकी हमने ऐड नहीं किया। आपने रिफ्लेक्स चेक करना है, अगर रिफ्लेक्स विद जा रहा है तब आपने प्लस लेंसेज ऐड करना है। अच्छा सही है, ठीक है, और यहाँ पे अपने रिवर्सल तक चलेंगे क्रॉस में। अब इसके बाद जो शीट मेथड है उसमें आप देखेंगे क्या है। इसने हीड ने क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेग अप एक्कोमोडेशन का कंसेप्ट बेसिकली उसने कर दिया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, एडेड प्लस लेंस पावर अंटिल न्यूट्रलिटी आकर दे रहे, ये न्यूट्रलिटी के बिहाइंड नहीं जा रहा। कहते वो नंबर ऐड कर जहां पे आपको न्यूट्रल मिल गया, बस सिर्फ दोनों में उससे वो फर्क है। देखिए तो इसी दोनों कंसेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक दो कंसेप्ट आते हैं, लो न्यूट्रल एंड हाई न्यूट्रल मेथड। लो न्यूट्रल मेथड अब शीट ने क्या कहते हैं, शीट इज आल्सो कॉल्ड लो न्यूट्रल मेथड। इसमें आपने द एंड पॉइंट इज लीस्ट प्लस पावर रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रल रिफ्लेक्स। देखें कि वो कम से कम प्लस पावर जिसने रिफ्लेक्स को न्यूट्रल किया, बस बात खत्म करे। लेकिन क्रॉस क्या कर रहे हैं, हाई न्यूट्रल मेथड, एडिशन ऑफ लेंस बियॉन्ड द न्यूट्रलिटी अंटिल रिवर्सल आकर। कहते जब तक रिवर्सल नहीं है तो आपने लेंस लगाना। तो इसलिए दिस इज समटाइम कॉल्ड क्रॉस मेथड, समटाइम कॉल्ड हाई न्यूट्रल मेथड। इसमें आपने अंटिल रिवर्सल पॉइंट तक जाना है, तब आपने वहां पे छोड़ना है। और शीट जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बस आपने मिनिमम लीस्ट पावर प्लस नंबर जो है जहां पे आपको रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो गया। और सिंपल एक दूसरा मेथड है जिसमें टाइट मेथड है। देखिए इट्स ऑल द सेम मेथड, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। क्रॉस का अप्रोच डिफरेंट है, शीट का अप्रोच है। और ये देखें ये कोई और काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, आपने वर्किंग डिस्टेंस जो है वो 33 सेंटीमीटर रखना है, कोई भी टारगेट वगैरह जो है 33 सेंटीमीटर रखना है। और सबसे पहले स्टार्ट में आपने हाई फोगिंग लेंस लगाना है, अमाउंट ऑफ लेंस लगाना है। और फिर क्या करना है, स्टार्ट से अपने न्यूट्रलिटी को भी चला अगेंस्ट मोमेंट को करना है। और फिर क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता नंबर को डिक्रीज करना है। बस दिस इज द स्मॉल डिफरेंस है। फोगिंग विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लेस लेंसेज पावर and then approach neutral by reducing the plus power. This is the very simple thing. Approximately 1.5 diopter. देखिए इसमें क्या है कि average of approximately 1.5 or more than sheet system. The total leg अगर इसमें आपको मिल रहे तो total leg इसमें क्या मिलेगा आपको, plus 2.25 diopter मिल सकता है, जो कि almost close to the negative relative accommodation. What is the relative negative accommodation, positive relative accommodation? शाबाश। प्लस लेंसेज क्या कर रहे हैं, एकोमोडेशन को रिलैक्स करता है। सो वो हाईएस्ट जो कि आपको स्टिल भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, आप प्लस नंबर ऐड करते जाएंगे जो कंप्लीटली एकोमोडेशन रिलैक्स करेगा। सो द मैक्सिमम प्लस नंबर जो कि एकोमोडेशन को मैक्सिमम रिलैक्स करेगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन। और माइनस लेंस जो है वो एकोमोडेशन को एक्सर्ट कर रही, वो हाईएस्ट माइनस नंबर जो कि मैक्सिमम एकोमोडेशन को एक्सर्ट करे लेकिन आपको स्टिल भी ऑब्जेक्ट क्लियर है, उसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन। सो माइनस लेंस जो है वो पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन आपको मालूम कर दे कि हाउ मैक्सिमम यू कैन एक्सर्ट द एकोमोडेशन एंड हाउ यू कैन मैक्सिमम रिलैक्स योर एकोमोडेशन, तो वो पॉजिटिव लेंस आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें हम काफी पहले भी गए थे, आई को फोक किया था, मतलब बिल्कुल आई को मायोपिक बनाया था, एंड देन आराम आराम से हमने प्लस लेंस क्या कर दिया। अच्छा, फिर नियर रेटिनोस्कोपी बाय महिंद्रा, दिस इज द लास्ट मेथड कि नियर रेटिनोस्कोपी बाय महिंद्रा क्या है। अब नियर रेटिनोस्कोपी महिंद्रा देखिए, दिस इज समथिंग यूनिक। ये 1977 में महिंद्रा ने उसको, आप कहेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। जी हम किस में ज्यादा यूज करते हैं, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ इन्फेंट इन चिल्ड्रन। इन्फेंट टेंजर में रिफ्रैक्टिव एरर की कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं। इसमें देखिए
Stimulus of the fixation in the dim light source of the retinoscope in a dark room. इसमें कोई भी फिक्सेशन टारगेट की जरूरत नहीं है, कीप वन थिंग इन माइंड। इसमें कोई भी फिक्सेशन टारगेट या स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो स्टिमुलस और फिक्सेशन टारगेट है वो क्या है? सिंपल, वो आपने डिम रूम में करना है, डिम रूम, और उसमें रेटिनोस्कोप लाइट जो है वो रेटिनोस्कोप लाइट बस इज सोर्स या स्टिमुलस होगा फॉर एक्कोमोडेशन। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि क्या लाइट जो है दिस इज अ गुड स्टिमुलस फॉर एक्कोमोडेशन और नॉट। देखिए आपने रूम को एलिमिनेट कर दिया, सॉरी रूम को डिम कर दिया, सो डिम रूम, उसमें आपने सिर्फ रेटिनोस्कोप लाइट जो है बच्चे की तरफ करना है। तो उसका मतलब जब बच्चे लाइट की तरफ देखेगा तो वो कोई एक्कोमोडेशन सही तरीके से नहीं करेगा, ठीक है ना, बिकॉज लाइट जो है वो गुड स्टिमुलस नहीं है, और रूम भी डार्क है। तो रूम भी डार्क है तो वो किसी इधर उधर जगह पे भी नहीं देगा, उसका अट्रैक्शन जो है वो पूरा का पूरा लाइट की तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मोहिंद्रा रेटिनोस्कोपी जो है दिस इज सम अल्टरनेटिव ऑफ साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी, कि बिल्कुल इसमें आपने पेशेंट का नियर भी रेटिनोस्कोपी नियर से भी करेंगे, यूजुअली हम 50 सेंटीमीटर से करते हैं, ठीक है, और नियर में भी करते हैं और कोई ड्रग भी यूज नहीं करते हैं। तो कहते कैसे करते हैं? रेटिनोस्कोप 50 सेंटीमीटर पे लगाने हैं, लेकिन इसके लिए जो लेंसेज यूज करना है बेसिकली वो हैंड हेल्ड ट्रायल लेंसेज, देखिए ऐसे रहेगा, उसको हम कहते हैं लेंस रेखिए वाला। मेरे ख्याल में इस पिक्चर में नहीं यार, लेकिन शायद आप लोगों ने वो ऐसे लेंस जिसमें प्लस माइनस बहुत ज्यादा नंबर ऐसे लगे हुए हैं। एक तो ये लूज आपके ट्रायल फ्रेम में पड़े हुए ना, उसके कहते हैं लेंस रॉक, रेटिनोस्कोपी आसानी से बहुत कर सकते हैं। ऐसे रॉक्स पे बने, उसमें माइनस प्लस सारे नंबर आ रहा, तो आपने आराम आराम से ऊपर एक विद मोमेंट जा रहे हैं तो आपने एक एक प्लस नंबर जो है इंक्रीज करना है, और जिस भी आपके पास न्यूट्रल हो गया, बस सिंपल से लेंस यूज करना है वट एवर द पाम। लेकिन वो थोड़ा सा आसान तरीका है, बाकी आप ये जो आपके पास लेंसेज है इसको भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर इसका क्या है देखिए, नियर रेटिनोस्कोपी ये अदर डायनामिक रेटिनोस्कोपी से कैसे डिफरेंट है। देखिए ये यूजुअली हम कहते हैं कंप्लीट डार्कनेस रूम में करते हैं, लेकिन बाकी के लिए हमने कोई रूम इल्यूमिनेशन की बात नहीं की, इसमें आप डार्क रूम यूज करेंगे। द ओनली इल्यूमिनेशन इन द रूम इज सप्लाइड बाय द रेटिनोस्कोप विद चिल्ड्रन फिक्सेटिंग द रेटिनोस्कोप। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इल्यूमिनेशन होगा वो रेटिनोस्कोप से जो लाइट निकल रही है वही होगा, और पेशेंट जो है, चाइल्ड जो है, इसी रेटिनोस्कोप लाइट को फिक्सेट करेगा। It is monocular procedure that is eye not being examined occluded. The second most important thing, कि जिस आई में हम रेटिनोस्कोपी प्रोसीजर नहीं कर रहे, इसने आपको अक्लूड करना है। इस पॉइंट को आप जरा देखें कि वो कौन सा रेटिनोस्कोपी प्रोसीजर है जिसमें हम दूसरी आई को अक्लूड कर रहे हैं, वो है मोहिंद्रा रेटिनोस्कोपी। आप जरा देखेंगे उसमें हम दूसरी आई को क्या करें, बिकॉज एक आई को हम एग्जामिन कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि इसी एक आई से चाइल्ड जो है वो लाइट की तरफ देखे, और लाइट इज नॉट अ गुड स्टिमुलस फॉर द एक्कोमोडेशन। ये बात वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दूसरी आई से वो किसी दूसरी टारगेट की तरफ नहीं देख सकेगा। तो वंस अगेन एक्कोमोडेशन इज बायनोकुलर फिनोमेना, जो एक्कोमोडेशन रिलैक्स हो तो जाहिर बात है रिलैक्स। और इसके बाद क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास आया है लास्ट में आपने ये नंबर जो है इससे माइनस करना है और इसको कंबाइन करना है विद स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ द ग्रास स्पैरो सिलेंड्रिकल रेटिनोस्कोप। अच्छा, उसमें हम स्पैरो सिलेंड्रिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक मेरिडियन आपने प्लस से न्यूट्रल किया, दूसरे भी प्लस से न्यूट्रल करे ना, सिंपल सी बात। उसको आप फाइनल नंबर जो है वो क्या करे, उसमें फाइनल नंबर आप मालूम करें स्पैरो सिलेंड्रिकल। लेकिन यहाँ पे मैंने यूजुअली हम कहते हैं कि हमने रेटिनोस्कोपी करना है 50 सेंटीमीटर से। सो 50 सेंटीमीटर के लिए तो हमें चाहिए कि हम यूज करें -2 डायोप्टर, लेकिन ये -2 के बजाय हम -1.25 इसलिए यहाँ से माइनस करते हैं, इसलिए उसको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं कि वो 0.75 जो है, जो हमने पहले ही बताया था कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मसल टोन के लिए हम डिडक्शन करते हैं, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो इसलिए यहाँ पे हम दूसरा वर्किंग डिस्टेंस यूज नहीं करते, यूजुअली हम यूज करते हैं 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको होना चाहिए -2 करें, लेकिन ये -1.25 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो 0.7 जो है वो हम मसल टोन और इन चीजों के लिए निकाल देते हैं कि वो इसमें एरर ना आ जाए। तो आपने ये याद करना है कि इसकी वर्किंग डिस्टेंस भी फिक्स है, और इसी के हिसाब से जो एडजस्टमेंट है, फाइनल एडजस्टमेंट जो है, जो कि अलजेब्रिकल एडिशन है स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ द ग्रास स्पैरो सिलेंड्रिकल लेंसेज, वो आपके पास क्या होना चाहिए,
-1.25। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई नॉट -2, तो आपने मसल टोन वाली बात को याद कर। देखें दिस प्रोसीजर, लेकिन आपके पास ये देखिए दिस डार्क रूम समथिंग, ये तो आपके लिए वैसे पिक्चर के लिए ऐसे करें, लेकिन यूजुअली हम इसको क्या करते हैं, एक एक को आप इंक्लूड करें तो बेटर है। द रूम शुड बी डार्क। अच्छा, ये कुछ लेग और लीग की कंसेप्ट है। लेग ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा? लेग ऑफ एकोमोडेशन आप कैसे मालूम करेंगे? एकोमोडेटिव डिमांड से आप एकोमोडेटिव रिस्पांस माइनस करेंगे। एकोमोडेटिव डिमांड क्या है? आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पे, तो 40 सेंटीमीटर पे आपके पास एकोमोडेटिव डिमांड जो है वो 2.5 है, लेकिन एकोमोडेटिव स्टिमुलस कहाँ पे है? एकोमोडेटिव रिस्पांस जो है वो कितना है, जिस पे आपका रेटिनोस्कोप रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो गया। लेट्स सपोज वो 50 सेंटीमीटर पे हो गया, जो कि 2 आ रहे हैं, तो फिर उसके डिमांड 2.5 है और रिफ्लेक्स कहाँ पे न्यूट्रल हुआ था? 50 सेंटीमीटर पे, तो 50 को आप कन्वर्ट करके 2 आएगा, वो 2 इनसे माइनस करेंगे तो 0.5 जो है वो लेगर एकोमोडेशन है। इट मीन लेगर आर ग्रेटर विद क्लोजर टेस्ट डिस्टेंस आर यूज्ड। ये मालूम किया गया है कि लेगर जो है, लेगर एकोमोडेशन मजीद होगा जब आप क्लोजर वर्किंग डिस्टेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक अनदर कंसेप्ट है कि बायनॉकुलर एकोमोडेटिव सिस्टम नॉर्मली रिस्पॉन्ड विद ओनली 1.7 to 2 डायफ्राम इंक्रीज प्लस पावर। ठीक है, बायनॉकुलर एकोमोडेटिव सिस्टम जो है वो नॉर्मली कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं? वो 1.75 से लेकर 2 डायफ्राम तक आप इंक्रीज प्लस पावर, ये रेंज है। यूजुअली हम ये कहते हैं ना कि इतना रेंज, दिस इज नॉर्मल, 0.75 तक मैक्सिमम, दिस इज नॉर्मल। अगर इससे ज्यादा है, 1 से इनसे ज्यादा है, दिस इज हायर लेग, दिस इज हायर लेग। तो अब ये हमारे पास नॉर्मल है ना, तो आप देखिए, अगर ये याद रखिए, अगर 0.25 डायप्टर हो क्यों ना हो या इससे कम, तो वो आपके लीड में आएगा। ये कंसेप्ट डेवलप करें, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि एग्जैक्टली आपकी आई जो है वो एग्जैक्टली टारगेट के हिसाब से एकोमोडेशन नहीं करेगा। ड्यू टू डेप्थ ऑफ फील्ड एंड डेप्थ ऑफ फोकस एकोमोडेशन यूजुअली लेस होता है। तो कितना लेस होता है? यूजुअली 0.5 या 0.75। ठीक है, लेकिन अगर किसी आई में लेग ऑफ एकोमोडेशन 0.25 या इससे कम है, इट मीन दिस इज लीड ऑफ एकोमोडेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप इसको यहाँ पे डेवलप करें। बात क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अगर आपके पास लेग 0.7 या इससे हाई आ रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं? ये आप ये बता रहे हैं इनएडिक्वेट एकोमोडेटिव रिस्पांस। किस वजह से? नियर इजोपोरिया, poor negative vergence, accommodative insufficiency, uncorrected hyperopia, and patient is over minus। ये चीजें तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन है ना, अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया में क्यों लेग आ रहे हैं, और पेशेंट ओवर माइनस से accommodative insufficiency। ठीक, अगर लो लेग है या लीड ऑफ एकोमोडेशन है, तो उसका रीजन क्या है? नियर एक्सोपोरिया, स्पाज्म ऑफ